हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। राजेशपुर नाम के गांव में सबकी मदद करने वाली एक लड़की प्रीति रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेली अर्पिता के साथ स्कूल जा रही थी। तभी एक बस वाला उन दोनों को टक्कर मार देता है। प्रीति को थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन अर्पिता का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। सबकी मदद से प्रीति अर्पिता को हॉस्पिटल पहुंचाती है। उसके बाद वो बहुत दुखी होती है और बहुत सोचने लग जाती है कि अब उसकी सहेली कैसे चलेगी, कैसे सारा काम कर पाएगी। वो रो ही रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उसको बताती है, बेटा रो मत, तुम्हारी सहेली के पैर ठीक हो सकते हैं। मैं एक जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी को जानती हूँ, जिसके पास उस परी का पता है जो तुम्हारी सहेली के पैर को बिल्कुल ठीक कर सकती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। कहाँ रहती है वो जादूगरनी? मुझे उनके पास जाना है। तुम्हारे पास जादूगरनी खुद ही आ जाएंगी। तुम्हें बस ये मंत्र सच्चे दिल से पढ़ने पड़ेंगे। प्रीति उन मंत्रों को अच्छे से पढ़ने लग जाती है और सच्चे दिल से प्रार्थना करती है, जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करने आओ। इतना कहते ही जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जादूगरनी जी, आप मेरी मदद करिए। मैं और मेरी सहेली स्कूल जा रही थी, तभी एक बस वाले ने हमें टक्कर मार दी। मैं तो बच गई, लेकिन मेरी सहेली अर्पिता के दोनों पैर कट गए। अभी तक उसको होश भी नहीं आया है। तुम्हारी सहेली अर्पिता को होश में लाने का काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके पैर वापस लाने के लिए हमें रानी परी की जरूरत पड़ेगी। जादूगरनी अर्पिता के सर पर हाथ फेरती हैं और कुछ मंत्र पढ़ती हैं। फिर अर्पिता को होश आने लग जाता है। उसके बाद जड़ी बूटियों वाली जादूगरनी अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालकर प्रीति को देती हैं। प्रीति, तुम इन जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर अर्पिता को पिला दो। उसके बाद प्रीति जड़ी बूटियों को पानी में डालकर अर्पिता को पिला देती है। जैसे ही अर्पिता पानी पीती है, वैसे ही उसके सारे घाव खत्म हो जाते हैं और उसे अपने शरीर में शक्ति महसूस होने लगती है। लेकिन अर्पिता फिर भी उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। अरे मेरे पैर कहाँ गए? अर्पिता, तुम्हारे दोनों पाँव तो कट गए हैं। तुम इतने दिन हॉस्पिटल में थी, तुम्हें तो होश भी नहीं था। आज जब तुम्हें तुम्हारे घर के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तो मैं इन जादूगरनी जी को तुम्हारे पास ले आई ताकि तुम होश में आ जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी सहेली तुम्हारे साथ है। अब हम दोनों रानी परी के पास जाएंगे और वो तुम्हारे पैर वापस लौटा देंगी। ऐसा कहकर प्रीति और जादूगरनी दोनों आसमान में उड़ जाती हैं और परी लोक में पहुंचकर रानी परी के महल में जाती हैं। हे दयालु रानी परी जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर जादूगरनी रानी परी को सारी बातें बता देती है। रानी परी एक सुंदर और चमकीली सी ड्रेस जादूगरनी को दे देती है। ये ड्रेस ले जाओ। जैसे ही प्रीति की सहेली अर्पिता इस ड्रेस को पहनेगी, उसके दोनों पैर वापस आ जाएंगे। ये लो, मेरी तरफ से ये जादुई ड्रेस अर्पिता को दे दो। जादूगरनी और प्रीति रानी परी को धन्यवाद देकर रानी परी के महल से चली जाती हैं और अर्पिता के घर पहुंचती हैं। घर पहुंचकर वो अर्पिता को वो जादुई ड्रेस देती है। प्रीति अर्पिता को वो जादुई ड्रेस पहना देती है। जैसे ही अर्पिता उस जादुई ड्रेस को पहनती है, उसके दोनों पैर वापस आ जाते हैं
और अर्पिता बहुत खुश होती है और जादूगरनी को और प्रीता को धन्यवाद कहती है। जादूगरनी अर्पिता और प्रीति की मदद करके बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो जाने लग जाती हैं कि तभी वो देखती हैं कि उसके झोले से जड़ी बूटियाँ गायब हो गई होती हैं। अर्पिता, मेरे झोले में से जड़ी बूटियाँ कहाँ गई? मैं तुम्हारे घर पर अपने झोले को छोड़कर गई थी ना? मुझे नहीं पता जादूगरनी जी, मेरी तबीयत पूछने मेरी चाची आई थी, शायद उन्हें कुछ पता हो। जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती हैं, तो उसे पता चलता है कि अर्पिता की चाची ने उन जड़ी बूटियों को चुरा लिया था। जादूगरनी अर्पिता की चाची के घर पर पहुंच जाती है और मंत्र बोलकर अर्पिता की चाची को रस्सियों से बांध देती है। तुमने मेरी जड़ी बूटियाँ अलमारी में छिपाई है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरी जड़ी बूटियाँ चुराने की? मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा कि मैं वो जड़ी बूटियों को बेच दूंगी और माला माल हो जाऊंगी। जड़ी बूटियों की शक्तियाँ देखकर मैं हैरान थी। जड़ी बूटियों ने अर्पिता के घाव भर दिए थे। मैंने सोचा अगर मैं ये जड़ी बूटियाँ बेच दूंगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ मेरे ही मंत्रों से काम करती हैं और किसी के नहीं। इतना कहकर जादूगरनी चाची के डंडे से पिटाई करने लग जाती है। इतने में ही अर्पिता और प्रीति भी वहाँ पर आ जाती हैं। जादूगरनी जी, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी चाची आगे से ऐसा नहीं करेंगी, प्लीज जादूगरनी जी। अगर इसने फिर से लालच किया तो मैं इसे वापस डंडे से मारूंगी। अभी मैं तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रही हूँ। तुम ये जादुई ड्रेस भी संभाल कर रखना और किसी को मत देना। तुम्हारी चाची एक नंबर की चोरनी है। ऐसा कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीति और अर्पिता दोनों फिर से हंसी खुशी स्कूल जाने लगती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक औरत रहती थी। उसके मनोज और महक नाम के 2 बच्चे थे। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। घर का गुजारा करने के लिए वो दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी और अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजती थी। मेरे दोनों बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। उनका खर्चा भी ज्यादा होता है, ऊपर से स्कूल की फीस भी देनी पड़ती है। मेरे इस काम से घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगता है मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अगले दिन रमा और काम की तलाश में बाहर निकलती है और उसे एक फैक्ट्री में सामान ढोने का काम मिल जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगी थी। अब उसकी तबीयत भी कुछ खराब रहने लगी थी। दीदी, माँ कितना काम करती हैं, उनकी तबीयत भी कितनी खराब रहती है। मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती दीदी। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। हमें माँ के लिए कुछ करना चाहिए। माँ इतनी मेहनत सिर्फ हम दोनों के लिए करती है। तभी वहाँ पर रमा आ जाती है। बच्चों, तुम दोनों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है बिटिया। घर का खर्चा और घर की जिम्मेदारी मैं अपने आप संभाल लूंगी। तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे पढ़ाई में कोई कमी नहीं नजर आनी चाहिए। तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई कमी लगती है तो तुम मुझसे मांगो बेटा, मुझसे कहो। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद महक का जन्मदिन आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्यारी बिटिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ, आपको मेरे जन्मदिन के बारे में पता था? अरे, एक माँ अपने बच्चों का जन्मदिन कैसे भूल सकती है बेटी। और हाँ, आज शाम को मैं तुम्हारे लिए शहर से एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आऊंगी। तुम्हारे पास कोई सुंदर सी फ्रॉक भी नहीं है ना बेटा? अपनी माँ की ये बात सुनकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
हाँ माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। नए कपड़े मेरे पास भी नहीं है माँ। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए भी एक बहुत खूबसूरत शर्ट और पैंट लेकर आऊंगी। तुम दोनों जाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दोनों भाई बहन तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। रमा अपना सारा काम जल्दी से पूरा कर लेती है। अब जल्दी से मैं शहर चली जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और केक लेकर आती हूँ। इनके पापा तो नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी। उसके बाद वो शहर के लिए निकल जाती है। बस स्टॉप पर जाने के लिए एक छोटे से जंगल से गुजरना पड़ता था। रमा उसी जंगल से होकर बस स्टॉप के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक राक्षस नजर आता है, जिसने एक परी को बंदी बनाया हुआ था। आज मैं तेरी बलि देकर सारे परी लोग को अपने कब्जे में कर लूंगा और तुझसे जादुई परियों की मनी ले लूंगा। तू बेशक मुझे मार दे, लेकिन मैं तुझे जादुई परियों की नागमणि कभी नहीं दूंगी। तुझ जैसे शैतान के हाथ मैं अपनी परियों की नागमणि कभी नहीं लगने दूंगी। हाँ तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। हे भगवान, ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली है और इस मासूम सी परी को मार डालेगा। क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं मैं इस परी को? तभी रमा को एक पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को उठा लेती है और सीधा राक्षस के सर पर वार करती है। राक्षस को पत्थर लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है। इतनी देर में रमा परी को आजाद कर देती है। मूर्ख औरत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तभी परी राक्षस पर हमला कर देती है। राक्षस रमा पर अपनी तलवार से हमला करता है। तभी परी अपनी छड़ी लेकर राक्षस को भस्म कर देती है। राक्षस वहीं जलकर राख हो जाता है। वहीं रमा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। उसके बाद परी रमा पर जादू करती है, लेकिन वो रमा को बचा नहीं पाती। हे रानी माँ, मेरी मदद कीजिए मेरी। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। रानी माँ, इस औरत ने मेरी जान बचाई है। आप इस औरत की जान बचा लीजिए रानी माँ। पर अब इस औरत का अंतिम क्षण आ गया है। अब हम इसे नहीं बचा सकते। ये सुनकर परी रोने लग जाती है। परी जी, शायद मेरा आखिरी समय आ गया है। अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पास के ही एक गांव में मेरे 2 बच्चे हैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। मैं उसके लिए शहर से फ्रॉक लेने जा रही थी, लेकिन मैं नहीं ले पाई। तुम मुझसे वादा करो परी, तुम मेरे दोनों बच्चों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बच्चों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। परी के इतना कहते ही रमा अपना दम तोड़ देती है। फिर परी रमा के घर जाती है। परी को देखकर दोनों भाई बहन घबरा जाते हैं। नहीं, तुम घबराओ नहीं। मुझे यहाँ पर तुम्हारी माँ ने भेजा है। क्या? माँ ने भेजा है? लेकिन माँ कहाँ है हमारी? कितनी देर हो गई है माँ को गए हुए, अभी तक आई क्यों नहीं वो? उसके बाद परी दोनों भाई बहन को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लग जाते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूँगी बेटा। उसके बाद परी एक जादुई फ्रॉक का घर प्रकट करती है। ये जादुई फ्रॉक का घर है। तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, और इस घर में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना बच्चों, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों भाई बहन अब जादुई फ्रॉक के घर में रहने लगे थे। उस घर में उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो जो चाहते थे
जादुई फ्रॉक का घर उनके लिए वो सब प्रकट कर देता था। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। दीदी, हमें इस जादुई फ्रॉक की मदद से अपने गांव वालों की मदद करनी चाहिए। देखो, गांव वाले कितनी मुसीबत में हैं। अगर माँ होती तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो हम गांव वालों से बात करते हैं। फिर दोनों भाई बहन गांव वालों के पास जाते हैं और उन्हें जादुई फ्रॉक के घर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप जादुई फ्रॉक के घर से मांग सकते हैं। वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेगा। दोनों भाई बहन की ये बात सुनकर पूरा गांव खुश हो जाता है। अब गांव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपनी जरूरत के अनुसार गांव वाले जादुई फ्रॉक से सब कुछ मांगने लगे थे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा था और जादुई फ्रॉक के घर की हर कोई बहुत तारीफ किया करता था। अब तारीफ सुनकर जादुई फ्रॉक के घर में घमंड आ गया था। मैं सारा दिन गांव वालों की मदद करता हूँ। इन्होंने मुझे अपना गुलाम बना रखा हुआ है। परी ने मुझे सिर्फ इन दोनों भाई बहन के लिए ही भेजा था और ये गांव वाले मुझसे हर रोज कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। जब देखो हाथ फैलाकर आ जाते हैं। लगता है मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। अगले दिन जो भी गांव वाला जादुई घर से कुछ मांगने जाता तो वो गांव वालों पर अत्याचार करता। बदले में उन्हें करंट लगाता था और उन्हें उल्टा लटका दिया करता था और गांव वालों को मारकर वहाँ से भगा दिया करता था। अब गांव वाले जादुई फ्रॉक के घर से डरने लगे थे। सभी गांव वाले मिलकर दोनों भाई बहन के पास जाते हैं। अरे लड़की, तूने जिस जादुई घर के बारे में हमसे कहा था वो हमारी मदद करना तो दूर, वो हम पर अत्याचार करने लगा है। हाँ, हम पर वो जादुई फ्रॉक घर अत्याचार करता है, हमें मारता है। नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी परी को बुलाती हूँ। उसके बाद महक आंखें बंद करके परी को बुलाती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है। फिर सभी गांव वाले परी को वो सारी बातें बताते हैं। परी जादुई घर के पास जाती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें लोगों की मदद के लिए बनाया और तुम सभी लोगों को मार रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दूंगी। नहीं नहीं परी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। आप मुझे नष्ट मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए परी। उसके बाद परी उस जादुई फ्रॉक घर को माफ कर देती है और वो जादुई फ्रॉक घर सुधर जाता है। उसके बाद वो दोनों भाई बहन उस जादुई फ्रॉक घर के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।